घर में मैं और मेरे जेठ ही हुआ करते थे और एक नौकरानी होती थी जो कि मेरे साथ सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर लाल स्याही लगी होती। मैं हैरान थी कि यह कैसे हो गया। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह पर सुला दिया और खुद कमरे में छिप गई। मुझे छिपे हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे जेठ ने मुझे समझकर नौकरानी के साथ आज भी मेरे पेट पर वही लाल निशान था। लगातार 10 दिन से रोज मेरे पेट पर यही निशान नजर आ रहा था। लाल स्याही के निशान से मैं बहुत परेशान सी हो गई थी। कौन था जो रात में ये निशान मेरे पेट पर लगाता था? मैं जब नहाती तो वो निशान हल्का सा हो जाता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो सोचा कि शायद कहीं से लग गया होगा, लेकिन वही निशान रोज मेरे पेट पर मुझे नजर आ रहा था। तब तो मुझे कुछ शक होने लगा था, लेकिन मैं शक भी करती तो किस पर करती। मेरे घर में मेरे अलावा बस 2 ही लोग थे, एक मेरे जेठ, दूसरी एक काम वाली लड़की जो कि मेरी उम्र की थी। बात कुछ यूं है कि मेरी शादी के बाद मेरे पति को वापस विदेश जाना पड़ा क्योंकि वो वहाँ जॉब करते थे। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे जेठ थे। जेठानी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पति अंकित 2 भाई थे, लेकिन वो अब विदेश में जॉब करते थे और मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीजा लगवाकर तुम्हें भी बाहर ही बुला लूंगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास रहती थी। घर में एक नौकरानी भी थी जो दिन रात वहीं रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे जेठ ही अकेले होते थे। लोग तरह तरह की बातें न बनाए, इसलिए मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी गई थी जो हर काम करती और रात को मेरे साथ सो जाती थी। वो भी नौजवान लड़की थी। पहले तो मेरे जेठ का ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर हॉल में टीवी देखकर, लेकिन हॉल में भी वह तभी आते थे जब उन्हें नाश्ता या खाने की जरूरत होती। मेरे जेठ बहुत अलग किस्म के इंसान थे। खाना खाने से पहले हाथ धोते तो 5 मिनट तक हाथ ही धोते रहते थे, फिर बार बार हाथों को सूंघते और कहते पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। फिर खाना खाते हुए टीवी देखते रहते। वो बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते थे, बस काम होता तो बुला लेते थे, वरना आवाज भी नहीं देते। मैं पूरा दिन उस नौकरानी से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें करती रहती थी। शुरू का 15 दिन तो ऐसे ही गुजर गया था। अंकित से भी मेरी हर 10 मिनट के बाद बात होती थी। मैं हर बार उनसे अपनी वीजा का जरूर पूछती थी, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी मैं नौकरानी से अपने जेठ के कमरे में सफाई करने को कहती तो वो नहीं करती। कहती दीदी आप भी मेरे साथ चले, मुझे साहब से बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बेड की चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कहीं झाड़ू लगवाते रहते हैं। कहते हैं कि तुम ठीक से सफाई नहीं करती। मैं नौकरानी की बात पर हंसने लगती और कहती कि वह कुछ शक्की भी है, तो कहने लगी नहीं दीदी वो तो मुझे ठरकी लगता है, उनकी नजरें अच्छी नहीं है क्या? आपको पता है कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतारकर काम कर लेना। मुझे उसकी यह बात बहुत अजीब सी लगी। उसे तो मैंने यह कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा एहसास कर लिया होगा। वो कहने लगी जाने दो दीदी, हमने सारी जिंदगी तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नजरों को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर वो किचन में चली गई। मैंने उस बात को भुला दिया, लेकिन अब वो मेरे साथ हो रहा था, कुछ अजीबो गरीब सा था। आखिर कौन था जो लाल रंग मेरे पेट पर लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। रात को मैं देर तक जागती रहती। मेरी काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोती थी। रात 1 बजे तक तो मैं जागती रहती, लेकिन फिर मुझे नींद लग गई। पूरा दिन घर के काम करके मैं पूरी रात जाग नहीं पाती। एक बार जब मैं अपने जेठ के कमरे में उन्हें कॉफी देने गई तो मेरे होश उड़ गए। वो लाल स्याही को उंगली में लगाए खाली कागज पर कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच रहे थे। मैं तो उन्हें शाम की कॉफी देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी मेरे होश उड़ने के लिए काफी था। जब उनकी मुझ पर नजर पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई, फिर वो मुझे देखकर गुस्से से बोले तुम बिना पूछे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने ये तमीज नहीं सिखाई कि दरवाजे पर पूछकर इजाजत मिलने पर अंदर आते हैं? पहली बार उन्होंने मुझसे इस लहजे में कहा। मेरा तो रंग फीका पड़ गया। मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कनों का यह आलम था कि जैसे सीने से दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा।
मुझे अपने पेट पर लगी स्याही का निशान दिमाग में घूमा तो क्या वो निशान मेरे जेठ? ये ख्याल आते ही मेरी रूह कांपने लगी। ये अजीब सी बात थी, मुझे सोचते ही झुरझुरी सी होने लगी। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात से इनकार करती रही, वो मेरे बड़े भाई की जगह है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन एक अटल हकीकत थी कि मेरे पेट पर स्याही का निशान होता था और मेरे जेठ भी वही रंगी स्याही से सफेद कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक बार मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे जेठ नौकरानी से बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो ध्यान से बर्तन धो रही थी। वो उसके इतने करीब थे कि शायद चंद इंच का फासला हो। मुझे बहुत अजीब सा लगा। इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे जेठ की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने जेठ से कहा कि जेठ जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज़ पर बुरी तरह से हड़बड़ाए। मुझे किचन में देखकर कुछ अलग से होने लगे। मेरी आवाज़ पर वो नौकरानी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे जेठ के आने से बेखबर थी। जेठ जी अजीब नजरों से हम दोनों को देख रहे थे। मैंने नौकरानी को नजरअंदाज किया और जेठ जी से किचन में आने की वजह पूछने लगी तो वो कहने लगे कि मैं इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा। यह झाड़ू देकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही थी, इसके हाथ गंदे हैं। और वो परेशान सी हो गई, कहने लगी साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं, मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, इसके बाद ही किचन में बर्तनों को हाथ लगाया था। मेरे जेठ तो उस नौकरानी से बहस पर उतर आए, कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे भाई के पैसे हराम के हैं क्या, तुम्हें तनख्वाह भी दे और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन भी धोती हो। ये तो मैंने आज देख लिया, वरना न जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैंने अपने जेठ से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूंगी, लेकिन वो भी मुझ पर गुस्सा करने लगे, कहने लगे तुम्हारी ही कमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 मिनट में सीधा कर दूं। मेरा भाई विदेश में न जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर पे पैसे भेजता है और ये लड़की हमें गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन साफ करोगी। इस लड़की के हाथ में बर्तन देखे तो इसे धक्के देकर निकाल दूंगा। वह गुस्से से यह बात कहते हुए किचन से निकल गए। वह लड़की तो रोने लगी, कहने लगी मुझे यहाँ काम नहीं करना है, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत बेच नहीं रखी है जो ये साहब मुझे इतनी बात सुना रहे हैं। वो भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप कराया। मैं जेठ के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। मुझे ये हौसला था कि एक औरत मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं आई थी कि मेरे पेट पर लाल स्याही के निशान आते कहाँ से हैं और एक नौकरानी के कमरे में होते हुए कैसे मेरे जेठ मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ न लगाना, मैं खुद धो लूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को राजी करके किचन से बाहर निकाली। तभी हॉल में मेरे जेठ मेरे पति से फोन पर बहस कर रहे थे कि वो नौकरानी को घर से निकाल देंगे, लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि अंकित से साफ कह दूंगी कि नौकरानी को मैं कभी छुट्टी नहीं दूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के लिए राजी नहीं थी। मैंने अंकित से भी कह दिया कि अगर नौकरानी घर से गई तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे भाई का ठेका नहीं उठाया। जेठ जी को बर्तन से तकलीफ है तो मैं खुद धो दूंगी। तब मेरे पति ने अपने भाई को न जाने कैसे समझाया कि अब तो वो बहस भी नहीं करते थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना भी जेठ जी के सामने खुद रख देती थी और मैं कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगी कि आज के बाद मुझे ये नौकरानी मेरे कमरे में नजर न आए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। यह सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी जेठ जी गुस्से में है, 3-4 दिन काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब जेठ के कमरे में अंदर गई ताकि उनके कमरे में सफाई कर दूं, तो वो फिर से लाल स्याही से एक सफेद कागज पर लकीर खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा जेठ जी मैं सफाई कर दूं, तो कहने लगे हाथ धोकर करना। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी।
लेकिन वो बार बार मुझे ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझसे नजर नहीं हटाई थी, और अगर वो यूं ही देखते रहते तो मैं कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ भी कुछ घबराहट के मारे कांपने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ साथ कालीन पर झाड़ू दे रही थी। मेरे जेठ जी कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वो मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। वह मुझसे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतारकर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रही हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनकी बात का स्वर इस कदर धीमा था कि मुझे सुनकर हैरत हो रही थी, वरना वो हर वक्त तेज आवाज से बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं यह कह ही रही थी कि उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं पीछे हटी, वो भी कुछ घबरा से गए। फौरन वो अपने कमरे में वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की ये हालत थी कि धड़कना ही भूल गया था। मुझे तो अपने जेठ के ये कैरेक्टर पर शक होने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मैं परेशान ही रही। रात को जब मैं नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई तो वो जमीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा, प्रिया जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे नौकरानी से सारी बात बतानी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे जेठ के बारे में कहती हो, मुझे भी वो सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि रोज मेरे पेट पर लाल स्याही का निशान होता है। वो ये बात सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, दीदी, मुझे तो आपके जेठ पर पहले से ही शक है। मुझे लगता है कि वो आप पर कुछ गलत भी करते हैं। हमारे गांव में भी एक जेठ ने गलत करके बहू से शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था और उसकी पत्नी मर चुकी थी। नौकरानी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहले तो साहब मुझे देखते रहते थे और अब मेरी नज़र भी जब उन पर पड़ती है तो वो आपको ही देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में है, इसलिए तो बिना वजह मेरे हर काम में नकल निकालते हैं। मेरा जी तो यह सब सुनकर घबराने लगा। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पेट पर निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था, रात को जरूर मेरे जेठ मेरे कमरे में आते हैं। शायद कोई गलत काम भी करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है। जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया है, मेरे जेठ मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह ही नहीं की। कुछ दिन के बाद ही मेरे जेठ तो मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाजा क्यों बंद करती हो? मेरा भाई तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद आकर बार बार कमरे को झांकता हूँ कि कहीं ये कोई कीमती चीज चुरा कर न भाग जाए। जेठ की किसी बात का मुझे भरोसा नहीं था। मैंने रात को अंकित से कह दिया कि मेरे वीजा का जल्द से जल्द बंदोबस्त करे, मुझे उनके पास आना है। वो जो बात मुझे अंकित ने बताई, ये सुनकर मुझे रोना आने लगा। कहने लगे कि भाई ने तुम्हारा वीजा लगाने से सख्ती से मना किया है। कहते हैं कि छोटी बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, अंकित, मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाए या मुझे अपने पास बुला ले। अंकित कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, तुम बस 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी नहीं मानी थी, लेकिन अंकित अपनी मजबूरियां बताने लगे कि 1 साल के बाद उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। अगर छोड़कर आ गए तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। मुझे अपने जेठ से चिढ़ होने लगी थी। न जाने वो क्या चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। कमरा बंद रखती तो वो चीखने लगते। अपने सारे काम नौकरानी के बजाय वो मेरे जिम्मे लगा चुके थे। जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी वो मैं ही जानती थी। अब तो वो हर बात पर मुझे टोकने लगे थे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो एक हंगामा मचा देते कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र और परवाह नहीं है। मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं अंकित से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं उनके रोज रोज की बहस से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताइए मुझसे क्या काम है। मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम खुद करती हूँ, खाना आपको समय पर देती हूँ। इसके अलावा मेरी और क्या जिम्मेदारी है? वो कहने लगे
कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें नहीं करती, मुझे समय नहीं देती। ये काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि मैं बैठकर उनके साथ बातें करती। भला मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी? उन्हें खुद ही सोचना चाहिए था। न ही उनका कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर जाते या कोई दोस्त घर पर आए। गांव में ही उनके सख्त मिजाज के चर्चे आम थे। मेरी जेठानी भी उनसे डरती थी। लोग उनसे बात करने से पहले घबराते थे। इस बार मैंने उनकी बात से साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी शिकायत लगानी है, शौक से लगा दे, लेकिन मैं अब आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे न रखें तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से भड़क गए, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोले, अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया। भला आप कोई साहब की पत्नी हो जो घंटों उनसे बातें करती रहे। मुझे नौकरानी की बात सही लग रही थी। मेरा भला क्या रिश्ता था कि मैं उनसे बात करती। मैंने सोचा अच्छा ही है वो मुझसे नाराज हो गए, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ, मैं तो बहुत डर गई। सुबह मेरे पेट पर लाल रंग का निशान लगे थे। नौकरानी अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उनसे बताया तो कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आ रही है। रात भर भी मुझे होश नहीं रहा कि कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, रात को मेरे सिर में हल्का सा दर्द था। साहब ने मुझे एक सर्द दर्द की गोली दी और कहने लगी, ये खा लो ठीक हो जाओगी। लेकिन न जाने वह खाते ही मुझे होश नहीं रहा और मैं यह सोचने लगी कि इसने तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था। मुझे क्यों याद नहीं आता कि आखिर क्यों मेरे पेट पर यह निशान होता है। अब मैं सोच चुकी थी कि चुप नहीं रहूंगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छुप गई। नौकरानी को मैं पहले ही बता चुकी थी, वो मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी। जब रात के 1 बजे मेरे जेठ मेरे कमरे में आए और बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही वो बेड के करीब हुए, मैंने लाइट जला दी। मेरे जेठ बेड के पीछे हट गए, मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। मैं इसे बंधी हुई थी, मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुझे रुमाल से बांधा था। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी ओर कुर्सी पर मेरे जेठ बैठे हुए थे, उन्हें भी रस्सी से बांधा हुआ था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारे गहने निकाल रहे थे। वो नौकरानी उनके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी नौकरानी का रचाया हुआ था। वो कहने लगी कि वो कब का हर चीज से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर वो मेरे जेठ के बारे में मेरे दिल में शक डालती थी। मेरे पेट पर निशान भी वही लगाती थी और मेरे जेठ से मेरे खिलाफ बात करती थी कि साहब आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय देने को तैयार नहीं है, इसलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे जेठ कुछ शक्की हैं, इसलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। वो चाहती थी कि हम जेठ और बहू एक दूसरे से उलझते रहें और वो अपना काम कर जाए। जब मैंने उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने 2 मर्दों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। वो मुझे और मेरे जेठ को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी और रात को उसने मेरे जेठ से कहा कि आपकी बहू मुझे अपनी जगह पर सुलाकर रात को किसी से मिलना चाहती है। अगर यकीन न आए तो रात को मेरे कमरे में आकर देख लेना। इसलिए मेरे जेठ रात को मेरे कमरे में आए तो बेड के पास जाकर यही देखने लगे कि कौन सो रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी। मुझे कमरे में देखकर वो वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेज धारदार चाकू थे। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों जेठ बहू को रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगे। अचानक ये हुआ था कि उसी रात अंकित वापस आ गए थे। हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, घर का मेन गेट खुला था तो वो घबरा से गए। जब अंदर आए तो 2 मर्दों की आवाज सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आया है। उन्होंने जेठ के कमरे में जाकर पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई और हम बाल बाल बच गए। मेरे जेठ ने अंकित को वापस विदेश जाने से सख्ती से मना कर दिया कि हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को दिन रात के लिए अपने घर में नहीं रखेंगे। वो घर के भेदी होते हैं और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं।
मेरी शादी को 4 साल गुजर गए हैं, मेरा एक बच्चा भी है, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ। नौकरानी के लिए अगर मेरे पति कभी कह भी दे तो मैं मना कर देती हूँ। हमें बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।